Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of electrical machines. This is the first lecture of electrical machines course. In electrical machines, we will study about DC machines, transformer, synchronous motor and synchronous generator and induction motor. Before starting the actual content of this course, in this lecture we will discuss about some basic concepts that will be utilized laterally in this course. So your assessment scheme will consist of written assignments, class written test, individual project, individual term paper and written final exam. So you will have 6 assignments, 2 tests. Keep in mind you have to submit the assignment through MS Teams and you have to meet all the deadlines. Assignment submitted later will not be entertained. So first of all, we will start about absolute and relative permeability. Permeability is the measure of the ease with which magnetic lines of force pass through a given material. Permeability क्या चीज़ है? What is permeability? Permeability आपके पास, let's suppose आपके पास एक मटीरियल है, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कितनी आसानी से पास हो रही है. तो ये जो क्वांटिफिकेशन मेजरमेंट जो है कितनी आसानी से ये जो है पास हो रही है किसी भी मटेरियल से, तो इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी. ठीक है. यहाँ पे आप देखिए कि सॉफ्ट आयरन जो है इसको इजीली मैग्नेटाइज किया जाता है, तो इसकी परमेबिलिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है. और इसकी परमेबिलिटी तकरीबन इट इज़ राउंड अबाउट 5000. ठीक है, यानी 100 से लेकर 5000 है. कीप इन माइंड कि परमेबिलिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि इसका एक रेंज होता है, क्योंकि ये परमेबिलिटी जो है ये फ्लक्स डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. सो जितनी फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी परमेबिलिटी में वेरिएशन जो है उस हिसाब से ज़्यादा होगी. अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमेबिलिटी के बारे में. किसी भी मटेरियल की जो परमेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं. और अगर हम उसको रिलेटिव परमेबिलिटी को हम रिलेट करते हैं वैक्यूम और फ्री स्पेस. ठीक है. So for measuring relative permeability, vacuum or free space is chosen as the reference medium. ठीक है. जो आपके पास वैक्यूम या फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी होती है उसके साथ उसको रिलेट किया जाता है और इससे आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो आपके पास आ जाती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, दिस इज 4×10⁻⁻. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर इसकी परमेबिलिटी है और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, 1 है. 1 इस वजह से है क्योंकि जब आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो ये आपके पास यूनिटी बन जाएगा. सो रिलेटिव परमेबिलिटी इज द परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल कंपेयर्ड विद द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. Now we will talk about flux density. So what is flux density? Flux density is actually flux passing through unit area. ठीक है. It is given by the flux passing per unit area through a plane at right angle to the flux. It is usually designated by a capital letter B and is measured in Weber meter. Is measured in Weber per meter square. क्योंकि फ्लक्स का जो यूनिट है दैट इज वेबर और जो एरिया का यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर.
So flux density is often measured in Weber per meter square. ये जो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी का एक्सप्रेशन है 1 डिवाइड बाई 4 square, this is the flux density at a point that is r meter from a unit endpoint. ठीक है, so flux density is actually flux passing through unit area. Now this is the most important theory. ठीक है, जिसको वेबर ने पहले प्रपोज किया. ये थ्योरी वेबर की थी, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इविंग्स ने. इस थ्योरी के मुताबिक आपका कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे वो इटसेल्फ एक मैग्नेट है. यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसका हर एक मॉलिक्यूल जो है वो इंडिविजुअली एक टाइनी मैग्नेट है. ठीक है, अब ये मैग्नेट जो है, जब तक ये आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है, तो इसकी ओरिएंटेशन जो है रैंडम ओरिएंटेशन है. यहाँ पे देखिए, दिस इज रैंडम ओरिएंटेशन. ठीक है, यानी आपने अभी इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज नहीं किया और यहाँ पे इसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है. तो ये हर एक मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक मैग्नेट है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. देखिए ये वाइट जो है दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस ग्रीन इज दी साउथ पोल. तो इसका जो ओरिएंटेशन है ये क्या है, रैंडम है. लेकिन जब आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो जाती है, वो ओरिएंटेड हो जाते हैं और आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेबर एंड इविंग्स थ्योरी, जिसके मुताबिक आपका कोई भी जो मटेरियल है उसमें अजम्पशन ये है कि that all molecules of all substances are inherently magnets in themselves, each having a north and south pole. ठीक है, सो इनिशियली उनका ओरिएंटेशन जो है वो क्या होता है, रैंडम होता है, जिसका नेट जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को. यहाँ पे आप देखिए इसकी ओरिएंटेशन जो है ये. अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं, तो जो ये आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को, तो इसकी प्लस डेंसिटी बढ़ती है. यानी इस मैग्नेट से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन जब ये सारे अलाइन हो जाए, अब लेट्स सपोज देखिए ये मैग्नेटिक मटेरियल को आप कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं. इस मटेरियल को आप इस तरह मैग्नेटाइज कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द आप क्या करें, एक वायर जो है आप लपेट लें. इसके इर्द गिर्द आप एक वायर लपेट लें और उस वायर में से आप करंट फ्लो करवाएं, तो आपके पास ये मटेरियल जो है क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा. क्यों मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स है ये अलाइन हो जाएंगे. तो जितना आप करंट बढ़ा रहे हैं उतना ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा और उतना इससे ज्यादा फ्लक्स निकलेगा. लेकिन एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसमें आपके सारे जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स है वो अलाइन हो जाएंगे और फर्दर करंट बढ़ाने से आपके पास क्या होगा, करंट बढ़ाने से आपके पास फ्लक्स जो है वो नहीं बढ़ेगा. एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सैचुरेशन. कि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल की अपनी एक लिमिटेशन होती है कि उससे ज़्यादा उसको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता. रीज़न मैंने आप लोगों को इस थ्योरी से समझा दिया कि आपके पास सारे मैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल है वो अगर अलाइन हो जाते हैं, तो जब ये अलाइन हो जाते हैं 100% इसकी अलाइनमेंट हो जाती है, तो इट विल गिव्स यू द मैक्सिमम फ्लक्स. और इसके बाद अगर आप यहाँ पे जो एक्सटर्नल आपने एक वायर इसके इर्द गिर्द लगाया है और उस वायर से आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उस करंट की अमाउंट बढ़ाने से, उस करंट की क्वांटिटी बढ़ाने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और नहीं बढ़ेगा. यानी आपको और मज़ीद ज़्यादा फ्लक्स नहीं मिलेगा. और इस सिचुएशन को हम कहते हैं मैग्नेटिक सिचुएशन. सो मैग्नेटिक सिचुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट that will be utilized later. So now we will talk about the force on a current carrying conductor lying in a magnetic field. ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये आप सारे जो है FSC लेवल पे आप लोग पढ़ के आए हैं. सो
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास एक सोलिनॉइड है, दिस इज अ सोलिनॉइड। नाउ व्हाट इज अ सोलिनॉइड? अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द आप क्या करें, आप उसके इर्द गिर्द जो है एक वायर जो है रैप करें और उस वायर से आप करंट फ्लो कराएं, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इससे फ्लक्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसको सोलिनॉइड कहते हैं। सो दिस इज वन सोलिनॉइड, दिस इज अनदर सोलिनॉइड। ये आपके पास ये सोलिनॉइड का, इस सोलिनॉइड का नॉर्थ पोर्शन है, ये इस सोलिनॉइड का साउथ पोर्शन है। तो यहां से फ्लक्स निकल के यहां आएंगे, ठीक है। कीप इन माइंड आपके पास एक पोल नहीं होता, अगर ये इस सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल है तो इस सोलिनॉइड का साउथ पोल ये है, इसी तरह इस सोलिनॉइड का ये साउथ पोल है तो ये इसका नॉर्थ पोल है, यानी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो यहां से फ्लक्स निकल के यहां पे आएंगे। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर को रख लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख देते हैं और वो कंडक्टर जो है उसमें करंट फ्लो करवाए, तो कीप इन माइंड कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द अपना ही एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी इस फील्ड के अलावा, ये जो फील्ड है इसके अलावा अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में आप देखें तो वहां पे क्या होगा, उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब जब आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके इंटरेक्शन से क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और उस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो करंट के डायरेक्शन और जो फ्लक्स लाइंस है उनके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर to both the direction of current that is flowing through the conductor and to the direction of the flux lines in which the conductor is placed, ठीक है। अब वो जो आपके पास फोर्स है उसको हम मेजर करते हैं F is equal to Bell sin theta, where B is the flux density, I is the current carrying through this conductor and L is the length of the conductor। सो जितना, अच्छा लेंथ से मतलब ये पूरा लेंथ नहीं है, लेंथ से आपके पास मुराद है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो आपके पास लेंथ आ रहा है, ठीक है। सो जितना ज्यादा लेंथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा उतना फोर्स जो है वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जितना फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी इतना आपके पास क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। जितना इस कंडक्टर में आप करंट ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो उतना आपके पास जो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या होगा, वो ज्यादा होगा जी। अब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लाई इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमारे पास जो फोर्स है, तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू बेल साइन थीटा। Now how to find the direction of this force? So the direction of this force can be found using the left hand rule. Okay, so what is left hand rule? So this is my left hand, this is thumb, this is first finger and this is second finger. So this thumb indicates the direction of force. इस डायरेक्शन में आपके क्या होगा, फोर्स होगा, बशर्ते ये कि अगर आपके पास इफ द फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, यानी आपके पास जो फर्स्ट फिंगर है तो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच फ्लोज थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन ये है, तो आपके पास फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा। यहां पे आप देखें, दिस इज एक्चुअली, यहां पे देखें ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपके पास जो थंब है THUMB,
तो इसमें M जो है दिस रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर, सो फर्स्ट F, तो इट विल रिप्रेजेंट द फ्लक्स, सेकंड फिंगर, ठीक है, तो इस E रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। सो अभी हमने देखा कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है और इसका डायरेक्शन जो है करंट के कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। सो नाउ लेट स्टार्ट अ लिटिल बिट अबाउट मैग्नेटिक सर्किट्स। जिस तरह आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप लोगों के पास एक कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड की जाती है करंट के फ्लो के लिए। मैग्नेटिक सर्किट्स में आपके पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक कंप्लीट पाथ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रिकल करंट के लिए पाथ का कंप्लीट होना लाजमी है। ये भी आप याद रखें कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इंसुलेशन या इंसुलेटेड मटेरियल में से फ्लो नहीं कर सकता, जबकि फ्लक्स लाइंस को आप इस तरह देख सकते हैं कि आप दो मैग्नेट्स ले आप, ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल और उनको एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आने दें, उनके दरमियान एक कागज रखें। तो कागज क्या है, एक इंसुलेटेड मटेरियल है, लेकिन वहां पे वो फ्लक्स लाइन जो है वो फ्लो करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक सर्किट में यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल दिखाया गया है, एक रिंग दिखाया गया है, ठीक है, एक सोलिनॉइड है। यहाँ पे देखिए कंसिडर अ सोलिनॉइड a ring having a magnetic path of L meter, ये जो आपके पास पाथ बन रहा है दिस इज एक्चुअली L मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A मीटर स्क्वायर। और ये जो कॉइल है तो ये जो कॉइल इसके ऊपर हमने रेट किया हुआ है इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है N है और इसमें से I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है, इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू Ni डिवाइड बाय L और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है दैट इज एम्पेयर टर्न पर मीटर एंड वी नो दैट P इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो ज्यादा होगी जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो और आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमेबिलिटी भी ज्यादा हो, तो तब आपके पास यूनिट एरिया में फ्लक्स जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी कम हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी अगर कम हो तो आपके पास फ्लक्स डेंसिटी कम होगा, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो अपने अंदर जो है फ्लक्स जो है उनको आसानी से गुजरने नहीं दे रहा, ठीक है, यानी वो उनको रेजिस्ट कर रहा है। सो दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी। नाउ द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा फ्लक्स डेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। सो व्हाट इज B? B comes out from here into A, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Ni डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट म्यू आर डिवाइड बाय A, ठीक है। अब यहां पे आप देखें ये जो आपके पास Ni है, सो दिस Ni एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। जिस तरह आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज होता है, ठीक है, वो वोल्टेज जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक सर्किट में ये जो Ni है इसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है एंड दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। So this magnetomotive force is analogous to the electromotive force in an electric circuit. अब ये जो है 1 डिवाइड बाय म्यू नॉट म्यू आर डिवाइड बाय A, this is called the reluctance and this reluctance is actually analogous to the resistance.
दिस रिलक्टेंस इज एक्चुअली एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस। जिस तरह रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है, इस तरह आपका जो रिलक्टेंस है वो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। सो फ्लक्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस, दिस इज MMF, दिस इज रिलक्टेंस, phi इज इक्वल टू F डिवाइड बाय S। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको समटाइम इट इज रिफर्ड एज ओहम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, सो जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता था, इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था, इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ठीक है, ये कुछ डिफिनीशंस है जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इट ड्राइव्स और टेंड टू ड्राइव फ्लक्स थ्रू मैग्नेटिक सर्किट एंड करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। MMF is equal to the work done in joules in carrying a unit magnetic field once through the entire magnetic circuit. It is measured in ampere turns. Ampere turns में क्यों measure किया जाता है? क्योंकि this is N multiplied by I. N is the number of turns and I is the ampere. So its unit is ampere turns. Now what is ampere turns? Ampere turns is the unit of magnetomotive force. So magnetomotive force आप लोगों के पास ज्यादा होगा अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और अगर आप लोगों के पास जो है करंट ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे रिलक्टेंस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज रिलक्टेंस, दिस वाज द रिलक्टेंस। ठीक है, सो अगर आप लोगों के पास जो है परमिबिलिटी अगर आप लोगों के पास ज्यादा है तो रिलक्टेंस कम होगा, क्योंकि जब ये जो है ये ज्यादा में डिवाइड हो जाएगा तो रिलक्टेंस कम आ जाएगा। इसी तरह जब आपके पास एरिया ज्यादा होगा तो आपके पास जो है रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों के पास जो है रेजिस्टिविटी होती है, तो इसी तरह आपके पास मैग्नेटिक सर्किट में आपके पास रिलेक्टिविटी होती है। ठीक है, this slide actually shows a comparison of the electric circuits and magnetic circuits. So in electric circuit, in magnetic circuit we have flux that is emitted by reluctance. In electric circuit we have current, so flux is analogous to current, MMF is analogous to EMF, reluctance is analogous to resistance, और flux जिस तरह का मैंने आपको बताया flux density is analogous to current density, reluctance analogous to resistance, permeance analogous to conductance, reluctivity analogous to resistivity, permeability, conductivity, total MMF is analogous to total EMF. ठीक है, सो ये आपके पास this was a comparison between electric and magnetic circuit. अच्छा, now what is the relation between magnetism and electricity? देखिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन मूवमेंट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, एक फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाता है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को या इलेक्ट्रॉन को आप आगे पीछे करें तो उसमें क्या, अगर आप क्या करें, अगर देखिए पहले केस में कि अगर आप जो है किसी कंडक्टर में करंट, कोई कंडक्टर जो है करंट कैरी कर रहा है, तो व्हाट इज करंट, इट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से, ठीक है, करंट की वजह से आपके पास क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। इसका कन्वर्स जो है वो भी ट्रू है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूवमेंट दें तो क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा और उसमें करंट फ्लो करेगा। अब देखिए मूवमेंट या आप कंडक्टर को दें या मैग्नेटिक फील्ड को दें, लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए, दिस इज नेसेसरी। ठीक है,
ये एक्सपेरिमेंट जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि दिस इज अ कंडक्टर। यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दोनों एंड जो है वो गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है। सो व्हाट इज अ गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर जो है आपके पास एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए मीटर। फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन गैल्वानोमीटर जो है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और ये बहुत कम एम्पेयर करंट को भी मेजर कर लेता है, यानी माइक्रो एम्पेयर करंट को भी एसेस कर लेता है। ठीक है, और आपका जो मीटर है उसका करंट रेटिंग जो है वो ज़्यादा होता है और वो थोड़ी उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है। ठीक है, सो ये गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है। इनिशियली वो ये भी पोजीशन में है। आप ये क्या कर रहे हैं, इसको मूवमेंट दे रहे हैं। जैसे इसको मूवमेंट दिया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेट को मूवमेंट दिया। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि मूवमेंट लाजमी है, या आप इसको मूवमेंट दें, इस कंडक्टर को मूवमेंट दें और इसको स्टेशनरी रखें, या इसको स्टेशनरी रखें और इस मैग्नेट को मूवमेंट दें। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को मूवमेंट दिया, इसको यू किया, तो इसकी वजह से इस फ्लक्स लाइन ने पहले भी देखिए, अभी यहाँ स्टेशनरी पड़ा है, ये फ्लक्स लाइन इस कंडक्टर को कट कर रहा है, लेकिन ये स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी है। तो फ्लक्स लाइन को कट कर रहा है, लेकिन कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे गैल्वानोमीटर जो है वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को मूव कर दिया गया, तो जैसे ही उसको मूव कर दिया गया, उससे हुआ ये कि इस फ्लक्स ने कंडक्टर को कट किया, रिलेटिव मोशन भी है, उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई और इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हुआ, क्योंकि सर्किट क्लोज है थ्रू गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर ने उस करंट को क्या किया, सेंस कर दिया। ठीक है, और जब इसको यू मूवमेंट दिया, वापस मूवमेंट किया, तो अगर पहले इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, तो उस जब आपने इससे परे हटाया तो वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स दैट हाउ EMF is produced in the existence of a magnetic field। ठीक है, सो ये जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी, ठीक है, फैराडे ने इसको सम किया 2 फैक्ट्स में, और उसको फैराडेस के 2 लॉज उसे कहते हैं। फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस, an EMF is always induced in it। अब यहाँ पे देखिए, लिंक विद सर्किट चेंजेस, लिंक विद सर्किट चेंजेस का क्या मतलब है कि आप लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा कि पहले फ्लक्स जो था, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो भी स्टेशनरी था, आपका जो कंडक्टर था वो भी स्टेशनरी था। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप उसको करीब लेके आ रहे हैं तो ज्यादा फ्लक्स लाइन उसको कट करेंगे, तो फ्लक्स लिंक जो है, लिंकेज जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा फ्लक्स तो ज्यादा ईएमएफ, ज्यादा करंट, जब आप उसको दूर लेके जा रहे हैं तो वो कम होगा। ठीक है, whenever a conductor cuts magnetic flux, an EMF is induced in that conductor. This is called the first law of Faraday. The second law states that the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of flux linkage. यानी जितनी फ्लक्स लिंकेज जो है वो ज्यादा होगी, इतना आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। सो नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट्स, कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। सो कीप इन माइंड कि इट कैन बी मेजर्ड थ्रू द राइट हैंड रूल। ठीक है, सो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, अच्छा ये मेरा राइट हैंड है, आप लोगों का भी यही सेम राइट हैंड होगा। ठीक है, अच्छा सो यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपके पास जो फील्ड है जिसमें आप कंडक्टर को रख रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आप कंडक्टर को यू मूवमेंट दे रहे हैं,
दिस थंब रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर को आप अपवर्ड मोशन देंगे, अपवर्ड मूवमेंट देंगे, तो आपके पास जो ईएमएफ और करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लेफ्ट हैंड से मेजर किया था, उसका डायरेक्शन हमने फाइंड किया था लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, फोर्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सो लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स में भी एफ है और लेफ्ट हैंड में भी एफ है। ठीक है, तो अगर एक आपने याद कर दिया, सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फिर क्या होगा, राइट साइड पे होगा। ठीक है, मतलब वो राइट हैंड से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लेंस लॉ से भी उसको आप क्लियर कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आगे जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो कोर्स हम पढ़ेंगे, आगे डीसी मशीन्स पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है ये बार बार हम रिपीट करेंगे, लेकिन वहां पर मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोलिनॉइड। ठीक है, ये आपके पास एक सोलिनॉइड है, ये उसके इर्द गिर्द वायर लगाया हुआ है, और ये आपकी मर्जी, यहाँ पे आप वेरिएबल रजिस्टर लगाए ना लगाए। अगर आप यहाँ से एसी सोर्स देते हैं, ठीक है, तो इस स्विच की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीसी सोर्स देते हैं, ठीक है, तो फिर आप, क्योंकि एसी सोर्स में वो खुद अल्ट्रेशन होती है, तो कम से मैक्सिमम फिर मिनिमम की तरफ यूँ, लेकिन यहाँ पे वो जो मैक्सिमम और मिनिमम है हम इस रजिस्टर के थ्रू इसको अचीव करेंगे ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आपने करंट जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब आपने करंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, इसमें एमएमएफ जनरेट हुआ, क्योंकि एमएमएफ इज इक्वल टू व्हाट,